इतने सारे हेयर केयर रूटीन के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि पूछो मत। मेरे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मुझे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्रणति तुम कौन-सा शैम्पू यूज़ करते हो? बालों में क्या-क्या लगाते हो? कौन-सी ट्रीटमेंट करवाई है? कितने पैसे खर्च किए? क्या-क्या करते हो अपने बालों के लिए? कलर कौन-सा लगाते हो? भाई साहब इतने सारे कमेंट्स! तो मैंने सोचा चलो यार फाइनली ये वीडियो करना तो बनता है क्योंकि बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी है कि मैं मेरे हेयर केयर रूटीन में क्या-क्या करती हूँ। तो आज कंप्लीट आपको मेरा हेयर केयर रूटीन बताने वाली हूँ, मैं क्या-क्या यूज़ करती हूँ, क्या अवॉइड करती हूँ, ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ और उसी के साथ-साथ जैसे कि आपको जानना है कि मैंने बालों में कौन-सा ट्रीटमेंट करवाया है, ये भी मैं बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में। तो अगर आपको जानना है मेरा हेयर केयर रूटीन क्या है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना और इस वीडियो को मैं थोड़ा पॉइंट वाइज़ बताने वाली हूँ ताकि आपको एज़ अ हेयर केयर टिप्स भी समझ में आए एंड उसी के साथ-साथ मेरा हेयर केयर रूटीन जो है वो भी आपको समझ में आए, ठीक है? तो बेसिकली मैं 10 पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, 10 पॉइंट्स में ही कवर करने वाली हूँ कि हेयर केयर रूटीन में क्या-क्या करना चाहिए, मैं क्या करती हूँ, ये सब कुछ आपको पॉइंट वाइज़ बताने वाली हूँ, तो सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, एक भी पॉइंट मिस मत करना। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ट्रीटमेंट के बारे में मैंने लास्ट में बताया क्योंकि थोड़ा-सा वो डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, तो वो लास्ट में बताया एंड हाँ, उसी के साथ-साथ वीडियो के एंड में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट दिया, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट इनटू इट। टिप नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी और वो है हेयर ऑयलिंग। मैं हेयर ऑयलिंग पहले भी करती थी बट बहुत रेयरली लाइक हफ्ते में 1 बार या फिर 15 दिन में 1 बार ऑयलिंग करती थी क्योंकि मुझे ज़्यादा ऑयलिंग इतना पसंद नहीं आता बट आई डू इट बिकॉज़ इट्स गुड फॉर हेयर। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी मैं कोई भी ट्रीटमेंट करवाने जाती हूँ बालों में या फिर हेयर वॉश व्हाटएवर इट इज़ जब मैं सैलून में जाके करती हूँ, तब कोई भी अदर देन मी अगर मेरे स्कैल्प में हाथ लगाते तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। आई फील लाइक माय स्कैल्प इज़ वेरी सेंसिटिव। तो मेरे जो हेयर स्टाइलिस्ट है उन्होंने भी मुझे बोला कि आपका स्कैल्प जो है वो थोड़ा-सा सेंसिटिव है क्योंकि आपको थोड़ा भी पुल करते हैं बालों को तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है एंड उसकी वजह से आपको थोड़ा हेयर ऑयलिंग कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा क्योंकि ऑयल से आपको थोड़ा बेटर भी लगेगा और इतना ज़्यादा जो सेंसिटिवनेस आपके स्कैल्प पे है वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड इवन माय मम्मा सेड कि बेटा आप ऑयल नहीं लगाते हो ज़्यादा तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ऑयल लगाना चाहिए। तो मैंने उसके बाद रेगुलरली ऑयलिंग करना स्टार्ट किया है। जब भी मैं हेयर वॉश करने वाली रहती हूँ, तब उसके 1 रात पहले मैं बालों को अच्छे से बिना कंजूसी किए ऑयलिंग करती हूँ। उसके लिए मैं ये वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ जो कि मैंने वो आयुर्वेदिक जो शॉप्स होते हैं वहाँ से मैंने लिया था और उसमें मम्मा ने क्या किया उसके बाद उसमें जो ड्रम स्टिक्स होते हैं उसको अच्छे से उबाल के उसका बेसिकली मोरिंगा ऑयल जैसे उसने बनाया मम्मा ने और फिर मैं वो लगाती हूँ। हर अल्टरनेट डेज़ बालों में ऑयलिंग करती हूँ, ठीक है? तो उसकी वज़ह से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मेरा हेयर फॉल भी बहुत कंट्रोल में आ चुका है। तो ऑयलिंग इज़ रियली गुड और उसके बाद मैंने नोटिस भी किया कि जो पहले मुझे जितना सेंसिटिव लगता था अपने बालों में उतना नहीं लगता। तो मैं बहुत रेगुलरली ऑयलिंग करती हूँ, ठीक है? तो ऑयलिंग जभी भी हम करते हैं तो आपको थोड़ा-सा डबल क्लेंज़ करना पड़ता है बालों में क्योंकि वो एक बार में ऑयल इतना लग निकलता नहीं है एंड या ऑयलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और बट हाँ, मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो ऑयलिंग आप थोड़ा-सा देख के करो क्योंकि हो सकता है कि उससे आपका डैंड्रफ बढ़े, बट मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव डैंड्रफ एज़ ऑफ नाउ तो मुझे ऑयलिंग से कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर आपको डैंड्रफ है तो थोड़ा बहुत आपको देख के करना पड़ेगा, ठीक है? सो द फर्स्ट स्टेप जो मैं हमेशा करती हूँ आजकल, वो है हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग रिलेटेड एक और टिप मैं आपको देती हूँ कि जब भी आप तेल लगाने वाले रहते हो, सबसे पहले आपके बालों को अच्छे से कोम्ब करो, उसमें कोई भी नॉट्स नहीं होने चाहिए, टैंगल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हेयर ऑयल लगाने के बाद आपको बालों को कोम्ब नहीं करना है, क्योंकि अगर ऑयल लगाने के बाद जब आप कोम्ब करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज हो जाएगा, तो ऑयल लगाने के बाद आपको कोम्ब नहीं करना है। तो उसके पहले ही आप अच्छे से कोम्ब करके और बहुत धीरे से आपको ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा ऐसे रफली आपको मसाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलैक्सिंग हल्के-हल्के हाथ से आप मसाज करो ताकि वो अच्छे से पेनिट्रेट भी हो जाए और आपको ज़्यादा हेयर फॉल भी ना हो, ठीक है? टिप नंबर 2 आपको ये ध्यान देना है कि आप कौन-से तरीके का कोम्ब यूज़ कर रहे हो। अगर आपका कोम्ब अच्छा नहीं है, तो उससे भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, ठीक है? तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, 2 तरीके के कोम्ब मैं यूज़ करती हूँ। मैं लेट मी जस्ट शो यू। फर्स्ट कोम्ब जो मुझे ऐसा लगता है कि सबके पास होना चाहिए और वो है ऐसा वुडन कोम्ब, ठीक है? ये वुडन कोम्ब ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें आपको स्टैटिक फील नहीं होता एंड इट्स रियली गुड। तो ये वाला वुडन कोम्ब मैं यूज़ करती हूँ और एक और कोम्ब जो है मैं बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ और वो है ये डिटैंगल कोम्ब, ठीक है? ऐसा ये डिटैंगल कोम्ब होता है। इससे ना अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा नॉट्स हो गए, टैंगल हो गए, तो वो बहुत ईज़िली जो है वो निकल जाता है और उसमें आपको ब्रेकेज भी नहीं होता बालों में।
मैं पहले बहुत रेगुलर कोम यूज़ करती थी और एक्चुअली कोम के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती थी कि कौन-सा कोम यूज़ कर रही हूँ। बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो बेसिकली 2 कोम आपके पास होनी चाहिए, एक वुडन कोम एंड ये डिटैंगलिंग कोम, ठीक है? अब ये जो कोम है ना, ये मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे बाल गीले होते हैं। जब मैं हेयर वॉश करती हूँ, उसके बाद जब पहली बार मुझे कोम करना होता है, थोड़े बहुत बाल अगर गीले हो तो उसके ऊपर मैं ये वुडन कोम यूज़ करती हूँ और बहुत हल्के-हल्के हाथ से टैंगल्स जो है वो निकल जाते हैं। एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं ये वाला कोम यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ फॉर माय वेट हेयर एंड दिस इज़ फॉर माय ड्राई हेयर, ठीक है? वेट हेयर में भी ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये गीले बालों पे ये यूज़ करती हूँ और फिर रेगुलर बेसिस पे ये वाला यूज़ करती हूँ। मिनीसो से लिया था, बट उसके पहले मैं जो कोम यूज़ करती थी डीटैंगल वाला, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है? अमेज़न पे अवेलेबल है और ये जो वुडन कोम है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। टिप नंबर 3, शैम्पू एंड कंडीशनर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके हेयर केयर रूटीन में दोनों भी होने चाहिए, अ गुड शैम्पू एंड गुड कंडीशनर। बहुत बार मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि जिस ब्रांड का आप शैम्पू यूज़ करते हो उसी ब्रांड का कंडीशनर यूज़ करो ताकि बेटर रिजल्ट्स मिलें। अब मैंने बहुत अरसे तक मतलब लिटरली मुझे जब से समझ में आता है कॉलेज के टाइम से अभी तक मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ और वो है डव का शैम्पू एंड कंडीशनर। मुझे वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इनफैक्ट डव एक ऐसी ब्रांड है ना जिसमें जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स है उसके लिए मैं पागल हूँ क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा पसंद आते हैं। एवरीथिंग हेयर केयर प्रोडक्ट ऑफ डव इज़ गुड, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और डव का शैम्पू भी अगर आप यूज़ करते हो ना, तो उसके बाद ही आपको समझ में आ जाता है कि बाल जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो रहे हैं। तो मेरे मेरे को तो वो बहुत अच्छे से सूट करता है, तो मैं डव का शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों यूज़ करती हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो कंडीशनर यूज़ करते ही नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी जो बाल है वो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा सिल्की है, तब आप कंडीशनर स्किप कर सकते हो। बट मोस्टली जो वेवी बाल और जो फ्रिज़ी बाल होते हैं उनको कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो कंडीशनर नहीं लगाए तो बाल जो है वो काफ़ी ड्राई भी दिखते हैं और हेल्दी बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो कंडीशनर होना बहुत ज़रूरी है एंड ट्रस्ट मी डव का कंडीशनर बहुत ज़्यादा है। अब उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स भी आते हैं, बट उसमें मैं डेली शाइन वाला जो कंडीशनर है वो मैं यूज़ करती हूँ और अभी भी मेरे पास वही है, ठीक है? तो वही यूज़ करती हूँ मैं डव का कंडीशनर। काफ़ी अच्छा है, कंप्लीटली 10 ऑन 10 प्रोडक्ट है। तो येस, कंडीशनर अगर आपको अच्छा अच्छा आप कंडीशनर ढूँढ रहे हो तो आप ज़रूर डव का ट्राई कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। टिप नंबर 4, देखो, आपके बालों को डीप कंडीशनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शैम्पू एंड कंडीशनर ये तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है बालों की कि आपके पास शैम्पू कंडीशनर होना चाहिए। बट आपके बालों को जब वो एक्स्ट्रा केयर अगर आपको देना है, तो आपको एक अच्छा-सा हेयर मास्क आपके हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करना ही चाहिए। अगर आपके बाल मेरे जैसे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो जाते हैं, ड्राई दिखते हैं, तो हेयर मास्क आपके हेयर केयर रूटीन में होना ही चाहिए। अब मैं बहुत टाइम से हेयर मास्क अपने रूटीन में इंक्लूड करती हूँ। पहले भी करती थी मतलब बहुत साल हो गए एक्चुअली और मैंने बहुत अलग-अलग टाइप के हेयर मास्क भी यूज़ किए हुए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। तो जनरली मैं क्या करती हूँ हफ्ते में 1 बार मैं बालों में हेयर मास्क लगाती हूँ और हेयर मास्क कब लगाना है? आपको बालों को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपके बालों में जितना भी पानी है उसको स्क्वीज़ करके आपको निकाल देना है और फिर उसके ऊपर आपको हेयर मास्क लगाना है। हेयर मास्क को मैं स्कैल्प में नहीं लगाती हूँ, ये सिर्फ़ आपके लेंथ पे लगाना है। लेंथ पे लगाइए और फिर उसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद अच्छे से आप उसको वॉश कर दीजिए एंड दैट्स इट। उसके बाद आप देखोगे आपके बाल जो है वो सैलॉन लाइक स्मूथ सिल्की हो जाएँगे क्योंकि वो एक्चुअली वो कंडीशनर का डबल काम करता है मतलब इतना ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आपके बालों में आएगा। तो हफ्ते में 1 बार हेयर मास्क आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब हेयर मास्क इतने सारे अवेलेबल हैं मार्केट में तो कौन-सा यूज़ करें? तो मैं आपको ना कुछ हेयर मास्क रिकमेंड करती हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। सबसे पहला जो मैं यूज़ करती थी, अब नहीं है मेरे पास में बट यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है और वो है ये बी ब्लेंड का हेयर मास्क बहुत अच्छा है। आपके बाल बहुत स्मूथ, सिल्की एंड मैनेजेबल हो जाएँगे, बी ब्लेंड का आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड वन जैसे कि मैंने बोला मुझे डव के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो डव का हेयर मास्क भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। डव के शैम्पू के बाद अगर आपने हेयर मास्क यूज़ किया, तो आपका इफ़ेक्ट आपको समझ में आएगा कि आपके बाल कितने ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की हो रहे हैं। तो येस, डव का हेयर मास्क बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा है। थर्ड वन मैं आपको बोलूँगी कि श्वासकॉफ का कमाल का हेयर मास्क है, मतलब आपने बहुत सारे सैलून्स में भी देखा होगा। मैंने उसको यूज़ किया और वो इतना बड़ा टब आता है कि ना बहुत टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? बहुत टाइम चलता है और एक बार ही लेना है तो कम से कम आपके आप अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो, तो 2 से 3 महीने आराम से जाएगा। तो वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वेरी प्रोफेशनली मतलब आपने यूज़ सैलून्स में देखा ही होगा। तो श्वासकॉफ का बहुत अच्छा है।
मुझे पता नहीं मैं उसका नाम सही से ले रही हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। बट ठीक है, जो भी आपको समझ में, यहाँ पे फ़ोटो डाल रही हो तो आप देख सकते हो, तो मैं उसको शॉस्कॉफ ही बोलती हूँ। तो उसका आप हेयर मास्क ट्राई करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फोर्थ हेयर मास्क जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ, अगेन दैट इज़ लव्ड बाय प्रोफेशनल्स, और वो है लॉरियल का ये हेयर मास्क। काफ़ी अच्छा है, मतलब मैं तो फ़ैन हूँ इस हेयर मास्क की। और ये एक्चुअली जितने भी मैंने बताया ना, कंप्लीटली 10 ऑन 10 प्रोडक्ट्स है। इसमें से जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपके बजट में बैठता है, आप ले सकते हो। इन सारे प्रोडक्ट्स की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। इफ यू वांट टू चेक आउट देन डू हैव अ लुक। शैम्पू कंडीशनर के बारे में बता दिया कि रोज़ कौन-सा शैम्पू लगा रही हूँ, हफ्ते में 1 बार क्या लगाना है, हेयर मास्क के बारे में भी बता दिया। अब बात करते हैं कि महीने में 1 बार मैं अपने बालों के लिए क्या करती हूँ। टिप नंबर 5 हेयर स्पा एट होम। महीने में 1 बार मैं बालों में हेयर स्पा ज़रूर करती हूँ। अब हेयर स्पा के लिए मैं सैलून नहीं जाना प्रेफ़र करती, क्योंकि ऑफ़ कोर्स टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, थोड़ा-सा बजट भी उसका बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये स्पा कैप मिलती है ऐसी वाली, अमेज़न पे मिलती है। तो मैंने वो मँगाया था, बहुत टाइम पहले मँगाया है। अभी भी इसको यूज़ करती हूँ। तो ये क्या होता है ना, ये सेल्फ सेल्फ हीटिंग कैप है, तो इसको आपको लगाना होता है और उसके बाद आपको इसको 10 से 15 मिनट स्टीम देना होता है बालों में, और फिर उसके बाद यू वॉश इट, ठीक है? तो ये अच्छे से आपके बालों में स्टीम दे देता है। आप ट्रेडिशनल वे में करने जाओ तो टॉवेल से टॉवेल को गर्म पानी में डिप करके उसको स्क्वीज़ करके आप लगा सकते हो। बट वो थोड़ा-सा मुझे मेसी लगता है और बहुत जितना हीट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो ये मैं ये वाला कैप यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। अब ये कैप यूज़ करने से पहले मैं क्या करती हूँ, अपने बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ। या तो आप ऑयल लगा सकते हो या फिर आप हेयर मास्क लगा के भी स्टीम दे सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, जनरली ऑयल लगा लेती हूँ, अच्छे से बालों में चम्पी कर लेती हूँ और फिर बालों को ऊपर बाँधती हूँ। आपको यहाँ पे क्लच नहीं यूज़ करना है, आपको स्क्रंची यूज़ करनी है, ठीक है? आप रबर बैंड यूज़ कर लो या फिर स्क्रंची यूज़ कर लो, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, मतलब जो कैप है, वो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, तो रिस्क नहीं ले सकते, तो क्लच नहीं लगाना है आपको। आपको यहाँ पे एक स्क्रंची लगानी है, फिर वो कैप को अच्छे से एडजस्ट करो आपके बालों के ऊपर और कनेक्ट करो एंड देन टर्न इट ऑन, ठीक है? फिर धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा, जो कैप है वो गरम हो रही है, तो आपको बालों में बहुत अच्छे से स्टीम मिलेगा। 10-15 मिनट जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप स्टीम ले लो, उसके बाद उसको निकाल के देन यू डू योर हेयर वॉश नॉर्मली, ठीक है? वो निकालने के बाद फिर आप नॉर्मल जैसे हेयर वॉश करते हो, शैम्पू, कंडीशनर वो लगा लीजिए एंड फिर आपके बालों को देखिए, फिर आपको समझेगा कि यार बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आपको वो स्पा वाला इफ़ेक्ट घर पे ही आ जाएगा। तो ये कैप मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट लगती है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये जो कैप है ना, मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट लगता है, मेरा बहुत टाइम बचता है और बाल जो है वो काफ़ी मेंटेन रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो मैं घर पे ही अपना हेयर स्पा कर लेती हूँ, तो ये वाला कैप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ट्रेडिशनल वे में करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट आई जनरली प्रेफर डूइंग इट इन दिस वे, ठीक है? इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है इफ यू वांट टू चेक आउट। टिप नंबर 6, सीरम्स। यस, आपके हेयर केयर रूटीन में सीरम्स ज़रूर होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए ये भी बताती हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है तो आपको नहीं लगाने, मत लगाओ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बाल बहुत ज़्यादा सिल्की नहीं रहते, अनमैनेजेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिज़ी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उसके लिए सीरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ ये लॉरियल का हेयर सीरम, जो कि बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, मतलब इसको रिस्टॉक ये होते ही रहता है, होते ही रहता है। और बीच में मुझे ये इसको ब्रांड की तरफ से भी आया था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये थोड़ा-सा ऑयल बेस्ड है, तो जो नरिशमेंट आपको चाहिए रहता है ना, वो आपको मिलता है आपके हेयर वॉश करने के बाद भी। बहुत बार हेयर वॉश करने के बाद आपको थोड़ा-सा मतलब ड्राई लग सकता है बालों में, तो उसी में क्या करती हूँ, सब वाले सीरम का मैं सबसे पहला यूज़ बताती हूँ कि जब भी मैं हेयर वॉश करके आती हूँ, तो जब मेरे बाल 40 टू 50% जब ड्राई हो जाते हैं, मतलब बहुत गि आधे गीले भी हैं, आधे सूखे भी हैं, तब उस टाइम पे बालों में कंघी डालने से पहले सीरम्स लगा लेती हूँ, सीरम लगा लेती हूँ बालों में। ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्के से 2 ड्रॉप लेती हूँ और इसको हाथों पे अच्छे से स्प्रेड करती हूँ। जब भी आप सीरम आपके हाथ पे स्प्रेड करते हो, मेक श्योर करना कि वो सीरम जो है वो इधर भी आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, बालों को ऐसे अच्छे से विदाउट एनी कोम्ब भी आप आपके बालों को ऐसे कोम्ब कर सकते हो। तो टैंगल्स जो है वो काफ़ी निकल जाते हैं उसके बाद, और जब आप फिर कंघी लगाते हो आपके बालों में, तो आपको हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, ठीक है? तो हेयर फॉल नहीं होता। बहुत बार ना नहाने के बाद जब हम हेयर वॉश करते हैं, पहली बार जब कोम्ब करने जाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीरम लगाना है। तो सीरम जो है ना, वो टैंगल्स को निकाल देता है और फिर बहुत अच्छे से हेयर फॉल कंट्रोल कर लेता है। तो ये वाला जो सीरम है, मैं बाल धोने के बाद भी लगाती हूँ
एंड प्लस ये एक हीट प्रोटेक्टर भी है, ठीक है? तो अगर आपके बालों में आप स्टाइलिंग करते हो, कोई भी हीट का टूल यूज़ करते हो, तो इसको आप एज़ अ हीट प्रोटेक्टर भी लगा सकते हो, तो ये उसका भी काम करता है। तो इट्स बेसिकली 2 इन 1 प्रोडक्ट। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक स्टोरी बताती हूँ कि मुझे ये हेयर सीरम इतना ज़्यादा क्यों पसंद आता है। एक बार मेरे बेटे ने अपने दादी के बाल बना रहा था वो, एंड बनाते ब वो बहुत छोटा है, लाइक ही इज़ लाइक जस्ट इन 3rd स्टैंडर्ड। तो वो बाल बनाते-बनाते उसको रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसने अपने दादी के बालों को कोम्ब में इतना ज़्यादा टैंगल कर दिया कि फिर बाद में उसको समझ में नहीं आया कि इस कोम्ब को निकालूँ कैसे? और फिर मुझे फ़ोन आया कि मम्मा ऐसे-ऐसे हुआ है, दादी के बाल अटक गए, क्या करना है? और फिर मैं गई और फिर सबको ऐसा लग रहा था कि उसने भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बाल कट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टैंगल हो चुका था। आई एम नॉट श्योर मेरे पास वो फ़ोटो है या नहीं, मैं डाल दूँगी अगर रहा तो। बट बेसिकली वो बाल जो है वो बहुत ज़्यादा टैंगल हो चुके थे और निकालना मुश्किल हो गया था। तो फिर मेरे को क्लिक हुआ कि व्हाई नॉट यूज़ अ सीरम एंड ट्राई। तो मैंने ये लॉरियल का जो सीरम है, मैंने उसके ऊपर बहुत सारा सीरम डाला और उसको थोड़ा-सा टाइम दिया और उसके बाद धीरे-धीरे जब मैंने उसको सुलझाया तो वो बहुत ईज़िली जो टैंगल्स थे वो सुलझ गए और निकल गए। तो बच गए, एक्चुअली बाल कट करने से बच गए। तो तब मुझे समझ में आया कि भाई ये सीरम जो है ना, एकदम तगड़ा वाला सीरम है। आप मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। 10 ऑन 10 इस सीरम को देती हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये वाला सीरम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मतलब मुझे पर्सनली पसंद आता है, तो येस, दिस इज़ द सीरम दैट आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम रियली लॉन्ग टाइम एंड सो गुड। टिप नंबर 7 जो आपको एक्चुअली ध्यान रखना है, दैट राइट वे टू ड्राई योर हेयर। देखो, जब भी हम बाल धोकर आते हैं, बहुत सारा क्राउड जो है मैंने देखा है कि अपने बालों को ऐसे सुखाते मानो जैसे रगड़-रगड़ के कपड़े सुखा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि जब हम इस तरीके से अपने बालों को सुखाते हैं, बहुत ईज़िली आपके बालों में स्प्लिट एंड्स आ जाएँगे और बहुत ईज़िली वो ब्रेक हो जाएँगे, ठीक है? तो जो आपका तरीका है बालों को सुखाने का वो गलत है, ठीक है? आपको बिल्कुल भी ये बालों को जो ये ऐसे-ऐसे करके जो हम बाल सुखाते हैं ना वो गलत है, आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप बाल धोते हो, जब आप बाथरूम में हो, तभी आपको क्या करना है, बहुत ईज़िली आपके बालों को सिर्फ़ स्क्वीज़ करना है और जितना भी पानी आपके बालों में है उसको निकालना है। पहले स्क्वीज़ करो एंड निकाल दो और उसके बाद जब आप टॉवल यूज़ करते हो, तब पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि आप वो जो टर्किश टॉवल जैसे टाइप में होते हैं ना, उसको मत यूज़ करो। गो फॉर अ माइक्रोफाइबर टॉवल या फिर बेसिकली बालों को सुखाने का एक और टाइप का टॉवल आता है, आप यहाँ पे फ़ोटो डाल रही हो, आप देख सकते हो। ये वाला भी यूज़ कर सकते हो या फिर आपके पास माइक्रोफाइबर टॉवल है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और जब आप वो यूज़ करते हो, आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपके बालों को ऐसे टॉवल में लपेट के इसको स्क्वीज़ करना है। ये ऐसे-ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे करोगे तो आपके बाल आप खुद ही तोड़ रहे हो अपने हाथ से, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं करना है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपको यूज़ करना है बालों को सुखाने के लिए, उससे बाल जो है ज़्यादा डैमेज नहीं होते और बॉ पानी जो है वो काफ़ी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब करके लेता है, तो माइक्रोफाइबर टॉवल ही आपको यूज़ करना है। टिप नंबर 8 रात को सोते वक़्त मैं अपने बालों को कभी भी खुला नहीं छोड़ती। यस, क्योंकि जब मैं बालों को ओपन रखती हूँ और फिर जब रात को हम बहुत ज़्यादा करवटें बदलते हैं, इधर-उधर करते हैं, तो उसमें आपके बाल जो है वो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तब उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले बहुत हल्के से, अगर आपके बाल लंबे हैं, तो आपको उसमें लूज़ ब्रेड डालना है और उसके बाद आपको वो नीचे स्क्रंची यूज़ करना है। रेगुलर वाला रबर बैंड बिल्कुल भी यूज़ मत करो क्योंकि वो नहीं अच्छे होते। उसके अलावा उससे ज़्यादा बेटर होगा आप सैटिन के जो स्क्रंचीज़ आते हैं ऐसे वाले, वो आप यूज़ करो क्योंकि वो आपके बालों को तोड़ते नहीं हैं और ये कोई डैमेज नहीं होता उसकी वज़ह से और ये काफ़ी अच्छे होते हैं बालों के लिए, तो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। तो रात को सोने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको बालों को ओपन नहीं छोड़ना है, हल्के से आप लूज़ ब्रेड मतलब चोटी डालो बालों में और फिर आप सो जाओ, ठीक है? तो उससे आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे नहीं, जब वरना सुबह उठ खुले छोड़ के जब हम सोते हैं, सुबह अगर आप उठ के देखोगे, तो आपके पिलो कवर के ऊपर भी आपको बहुत सारे बाल जो है वो टूटे हुए दिखेंगे। तो वो अगर आपको अवॉइड करना है, तो सोते वक़्त आपको थोड़ा-सा बालों में चोटी डाल के सोना है, बट थोड़ा-सा लूज़ डालना, उसको टाइट मत डालो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं टाइट डालती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है। तो टाइट वाला मुझे फीलिंग नहीं पसंद आता एंड नॉट इन नाइट ऑल्सो, मतलब मुझे पूरे दिन भर भी वो टाइट हेयर स्टाइल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे बाल जो है वो ओपन होते हैं या फिर वो हाफ क्लचर जो होता है वैसे वाले मेरे हेयर स्टाइल मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। बट मैं बालों को टाइट बांधना प्रेफर नहीं करती अंटिल एंड अनलेस आई एम शूटिंग और डूइंग समथिंग फॉर माय वीडियोस, तब तक मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती अपने बालों को टाइट बांधने में।
तो रात को सोते वक़्त भी आपको ध्यान देना है कि हल्के से आपको लूज़ चोटी बनानी है। टिप नंबर 9 जो कि मेरे लिए एक गेम चेंजर है और वो है रेगुलर ट्रिमिंग। मैं एवरी मंथ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, मैं एवरी मंथ अपने बालों को ट्रिम करती हूँ। बट द डिफरेंस इज़ कि मैं खुद करती हूँ, मैं सैलून में जाके नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है और बहुत सारी लड़कियाँ इस बात को रिलेट भी कर सकती है कि जब भी हम सैलून में जाके ट्रिम करवाने जाते हैं या फिर हेयर कट करवाने जाते हैं, हर एक लड़की को ऐसा लगता है यार बहुत ज़्यादा बाल कट हो गए और मुझे वो चांस नहीं लेना रहता। तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ व्हेन इट कम्स टू माय लेंथ, तो मैं घर पे ही बालों को ट्रिम करती हूँ। बहुत ईज़िली, ठीक है? अगर आपको लेयर में ट्रिम करना है तो लेयर में भी कर सकते हो या फिर आपको रेगुलर भी करना है वैसे भी कर सकते हो। मैं कोविड के टाइम से बालों बालों का जो हेयर कट है मैं घर पे ही करते आ रही हूँ और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है अपने बालों के लिए। सबसे पहली बात, जब आप रेगुलर ट्रिम करते हो तो मोस्ट ऑफ द लड़कियों के बाल जो है वो नीचे जो डैमेज दिखते हैं वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप एवरी मंथ कट कर रहे हो, ठीक है? तो डैमेज बालों का सेक्शन नहीं होता है। स्प्लिट एंड्स आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि आप रेगुलरली ट्रिम कर रहे हो। तो और प्लस ये बालों के हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है क्योंकि मैं इतने टाइम से एवरी मंथ कट करती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाल जो है वो बढ़ते ही है, हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी ऐसे मुझे लगता है कि होता है। तो हाँ, रेगुलर हेयर ट्रिमिंग वर्क्स फॉर मी। तो अगर आप भी ऐसा करते हो ना कि बहुत दिन तक हेयर कट नहीं करवाना है, बहुत लोगों को लंबे बाल पसंद आते हैं, तो इसलिए हेयर कट ही नहीं करते, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी गलती है क्योंकि वो कट जब आप नहीं करते हो, वो नीचे से बाल इतने ज़्यादा गंदे दिखते हैं और पूँछ जैसे दिखने लग जाते हैं। सो आई डोंट लाइक दैट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा मतलब लिटरली आप आपके खुद के बालों को भी पकड़ के आप देख सकते हो कि भई मैं इतने-इतने कट कर देती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट रेगुलरली हेयर ट्रिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 10, हेयर स्टाइलिंग टूल्स। क्या मैं हेयर स्टाइल करती हूँ? येस, ऑफ कोर्स मैं करती हूँ। बट जब से मैंने ये ट्रीटमेंट करवाया थोड़ा-सा कम ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की। बट जब भी करती हूँ, लेट मी टेल यू कौन से टूल्स यूज़ करती हूँ। मेरे पास जो है स्ट्रेटनर भी फिलिप्स का है, कोम्ब ब्रश जो आता है स्ट्रेटनिंग वाला वो भी फिलिप्स का ही है एंड द कर्लर इज़ ऑल्सो फ्रॉम फिलिप्स ओनली। बाय द वे दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय फिलिप्स, ये मैं पर्सनली मैं बता रही हूँ कि मेरे पास जो भी है वो सब कुछ फिलिप्स का ही है क्योंकि ये हेयर स्टाइलिंग की बात जब आती है, आई डोंट नो व्हाई आई कीप कमिंग बैक टू फिलिप्स, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी ये हेयर ट्रीटमेंट होने के बाद ज़्यादा मुझे स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि काफ़ी बाल जो है वो स्ट्रेट है, बट मुझे थोड़ा-सा अगर लगा कि टचअप करना है तो मैं ये जो स्ट्रेटनिंग कोम्ब है फिलिप्स का वो वाला यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली, दिस इज़ वेरी गुड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि आपको कुछ पकड़ के स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे नॉर्मली कोम्ब करते हो बालों को, बिल्कुल वैसे ही करना है और उसमें ही आपके बाल जो है वो सेट हो जाते हैं। और ये ट्रीटमेंट करवाने के पहले भी जब मेरे बाल थोड़े-से वेवी थे, तभी भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। जब वीडियोज़ में बहुत क्लीन, स्लीक सा लुक चाहिए तब मैं प्रॉपर स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ। बट ऑन अ डेली बेसिस जब मुझे थोड़ा-सा मैनेजेबल लुक चाहिए एंड स्ट्रेट चाहिए बाल, तब मैं ये कोम्ब वाला यूज़ करती हूँ एंड कर्लर तो उसका अच्छा है ही, बट दैट इज़ वेरी रेयर। जब मुझे कोई इवेंट में जाना है, कोई फेस्टिवल कुछ है, जब मुझे कर्ली बाल चाहिए तब मैं करती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम यूजिंग द कोम्ब ब्रश बाय फिलिप्स। और हाँ, जब भी आप हेयर स्टाइलिंग टूल यूज़ करते हो, आपको हेयर प्रोटेक्टर, हीट प्रोटेक्टर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छे-अच्छे हीट प्रोटेक्टर मार्केट्स में अवेलेबल है, बट आई यूज़ दिस लॉरियल का सीरम जो मैंने आपको बताया कि एज़ अ हीट प्रोटेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हो, तो वो मैं यूज़ करती हूँ बिफोर स्टाइलिंग माय हेयर। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक कि मैंने अपने बालों में क्या करवाया है। बहुत लोगों ने पूछा हुआ है तो चलो बताती हूँ। तो मैं पिछले 2 साल से अपने बालों में ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। अब उसके पहले ये भी बताती हूँ कि मैं क्यों करवा रही हूँ। तो जैसे कि आई एम अ इन्फ्लुएंसर, मुझे रोज़ वीडियो शूट करने रहते हैं, रोज़ मुझे कैमरा पे बैठना रहता है। अब मेरे बाल नेचुरली जो है वो थोड़े-से वेवी है, थोड़े-से नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेवी है और उसकी वजह से मुझे वो स्टाइलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट होता है और मुझे रोज़ हीट बालों में लगानी पड़ती थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि एक परमानेंट मुझे सॉल्यूशन चाहिए। मतलब बहुत परमानेंट नहीं, मतलब बहुत टाइम के लिए नहीं, बट एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आई विल गो विथ सम हेयर ट्रीटमेंट जिससे मेरे बाल जो है वो स्ट्रेट आए। तो मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम बालों को स्ट्रेट रखना है एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आई विल गो डू केमिकल ट्रीटमेंट। अब मार्केट में बहुत अलग-अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स आते हैं। अ, अभी उनके नाम भी नहीं पता, बट हाँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, आपको पता ही होगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है? मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि भई ये मैंने करवाया है, ठीक है? इट्स नॉट लाइक आई एम रिकमेंडिंग समथिंग, बट हाँ, ये एक केमिकल ट्रीटमेंट है। केमिकल ट्रीटमेंट किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता है।
बट मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ कि मैंने क्या करवाया। सो लास्ट ईयर मैंने करवाया था अपने बालों में नैनोप्लास्टिया, ठीक है? तो नैनोप्लास्टिया क्या होता है? बेसिकली आपके बालों को पहले हेयर वॉश किया जाता है। हेयर वॉश करने के बाद आपके बालों में एक क्रीम लगाई जाती है एंड देन वो क्रीम लगाने के बाद उसको सेट किया जाता है फॉर सम टाइम। आई थिंक मुझे जितना याद है मैं बता रही हूँ, आधा पौन घंटा, आधा नहीं ज़्यादा घंटा, एक्चुअली 1 घंटा आपको रखना पड़ता है और उसके बाद आपके बालों को एक-एक बाल को पकड़ के आयनिंग से स्ट्रेट किया जाता है बहुत बार, मतलब 10-15 बार उसको स्ट्रेट किया जाता है लिटरली, और ईच एंड एवरी हेयर इज स्ट्रेटेंड एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद यू गो एंड डू अ हेयर वॉश, ठीक है? तो उससे वो बाल जो है वो स्ट्रेट हो जाते हैं। ये लास्ट करता है कम से कम 8 मंथ्स, ठीक है? 8 महीने ये लास्ट करता है। तो ये पिछली बार मैंने करवाया था नैनोप्लास्टिया, तो मुझे उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला था और मैंने हेयर कलर भी करवाया हुआ है। तो जनरली जब भी मैं करवाती हूँ, तो हेयर कलर एंड ट्रीटमेंट दोनों भी एक साथ में ही करवाती हूँ। बीच में 4 से 5 दिन का गैप रहता है, बट फर्स्ट आई डू द कलरिंग एंड देन इज़ दिस केमिकल ट्रीटमेंट। अब जो कलर मैं चूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए, वो ब्राउन टोन में ही रहता है मोस्टली, क्योंकि मुझे ऐसा वाला शेड ही पसंद आता है। तो मैं ब्राउन शेड यूज़ करती हूँ और थोड़ा-सा डार्क में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जो हेयर स्टाइलिस्ट है उन्होंने बोला था कि जब भी आप हेयर कलर करते हो और उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट करते हो, तो आपका जो बालों का कलर है, वो जो आपने कलर करवाया था उससे थोड़ा-सा एक टोन लाइट भी हो सकता है। तो अगर ये टोन मुझे चाहिए आफ्टर माय कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट, तो इससे थोड़ा-सा डार्क मैं हेयर कलर करती हूँ और फिर जब वो ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये कलर निकल के आता है, ठीक है? सो दैट्स द लॉजिक, मतलब उन्होंने मुझे समझाया था कि आपको ऐसा करना है, ठीक है? तो पहले मैं हेयर कलरिंग करवाती हूँ और फिर 4 से 5 दिन का गैप एंड देन आई डू दिस केमिकल ट्रीटमेंट। अब इसके बाद इस साल जो मैंने करवाया नैनोप्लास्टिया लास्ट मई में करवाया था, लास्ट टू लास्ट, एंड इस बार जो मैंने करवाया ये भी मई में करवाया था, लास्ट मई में, एंड दैट इज कॉल्ड एज बूमबैक्स, ठीक है? तो बूमबैक्स इज एक्चुअली नैनोप्लास्टिया ओनली, बट मे बी अ बेटर वर्जन ऑफ नैनोप्लास्टिया। तो ये मेरे हेयर स्टाइलिस्ट ने ही रेकमेंड किया था कि इस बार आप ये वाला ट्राई करो। लास्ट टाइम बूमबैक्स किया था, तो दिस इज अ बेटर वर्जन ऑफ नैनोप्लास्टिया, ठीक है? अब दोनों के प्रोसीजर में सेम प्रोसीजर है, जो मैंने आपको पहले बताया सेम प्रोसीजर इसमें भी होता है, बट जो क्रीम होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है? अब ये भी 8 महीने के लिए लॉन्ग, मतलब इट लास्ट फॉर 8 मंथ्स। आप वो रिकमेंड करते हैं कि इसके साथ जो शैम्पू एंड कंडीशनर आता है वो यूज़ करो, बट आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैं वो शैम्पू यूज़ नहीं करती हूँ। आई एम वेरी स्टबर्न इस चीज़ में कि मुझे मेरा डव ही यूज़ करना है एंड मुझे उसका ही कंडीशनर यूज़ करना है। तो मैं वो शैम्पू एंड कंडीशनर नहीं यूज़ करती हूँ, ठीक है? बट आई कंप्लीटली से कि अगर आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो, बट मैं नहीं करती हूँ। तो मुझे वो शैम्पू कंडीशनर नहीं यूज़ किया तो उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क ऐसे मुझे लगता है कि नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम नैनोप्लास्टिया किया था, वो काफ़ी 1 साल तक चल चुका था। तो हाँ, मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं लगा कि भई मैंने यूज़ नहीं किया तो जल्दी चला गया, फिर ऐसा कुछ। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? बट अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। बट मैं उसके साथ जो शैम्पू एंड कंडीशनर आता है वो यूज़ नहीं करती हूँ। बट मैं अपने बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। आपको पता चल गया होगा कि मैं जो आपको स्टेप्स बताई ये सब मैं करती हूँ, बहुत रिलिजियसली फॉलो करती हूँ। जितना अपने मैं स्किन का ध्यान रखती हूँ, वैसे ही अपने बालों का भी ध्यान रखती हूँ। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात करते हैं हेयर फॉल की, कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये सब ट्रीटमेंट करवाने के बाद हेयर फॉल होता है क्या? अब देखो, हर एक की स्टोरी अलग होती है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता। तो मुझे ना बहुत टाइम तक हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है? आई वाज़ लाइक वेरी हैप्पी, इट वाज़ लाइक वेरी गुड। बट आफ्टर सम टाइम, एज़ यू ऑल नो, अगर आपको मुझे फॉलो करते हो आपको पता ही होगा, आई लॉस्ट माय जीजू और उसके बाद देयर वाज़ अ लॉन्ग पीरियड जो कि मेरे फैमिली के लिए, मेरे लिए बहुत खराब टाइम था एंड वी वर डीलिंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर वाज़ स्ट्रेस, देयर वाज़ एंग्जायटी, आई वाज़ इन अ फेज़ ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, डिप्रेशन थोड़ा-सा मुझे, आई वाज़ गोइंग थ्रू ऑल दोज़ टाइम। तब मुझे हेयर फॉल मैंने देखा, काफ़ी हेयर फॉल हुआ तब। बट इट वाज़ नॉट जस्ट कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, बहुत अदर चीज़ भी मेरे साथ चल रही थी। लाइक फिज़िकली आई वाज़ फीलिंग कि भई हाँ, ये पहले कभी नहीं होता था, अभी हो रहा है। तो उसका रीज़न मैं ये मानती हूँ कि दैट वाज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रेस एंड एंग्ज़ायटी। तो उसकी वज़ह से हुआ था मेरे को थोड़ा बहुत लास्ट में। बट ये सिर्फ़ उसके वज़ह से हुआ है, ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर योर हेयर फॉल। तो या मेरे लिए वो बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ़ में वही था कि मैं पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था एंड आई वाज़ सडनली बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, कुछ सोच रहे,
लाइक वो होता है ऑफ कोर्स, टेंशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब होती है। मुझे फिज़िकली भी ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं हो रही थी, अब हो रही है। तो हाँ, थोड़ा बहुत हेयर फॉल मुझे पिछली बार हुआ था। अब ये जो मैंने बूम वैक्स करवाया है, ये मैंने मई में करवाया था, अभी चल रहा है अगस्त, मई, जून, जुलाई। सो अभी हाँ, 3 महीने हो चुके हैं, बट सो फार सो गुड, आई डोंट हैव एनी हेयर फॉल, टच वुड, मुझे कोई हेयर फॉल नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत अच्छे से आपके बालों को केयर करते हो, तब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है? बट अगर आपको लग रहा है कि हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको थोड़ा-सा उस पर ध्यान देना चाहिए। तो या दैट्स इट। और इस वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएँगे। अगर आपको चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के ज़रूर देखना, वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएँगे। और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के एंड में, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स को भी शाउट आउट देना है। सो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं, थैंक यू सो मच चेतना, थैंक यू सो मच अबीदा, थैंक यू सो मच सीमा, सुरभि, रेखा पाटिल, थैंक यू सो मच जया, नीलम, विशाखा, थैंक यू सो मच मधु रावत, एंड थैंक यू सो मच संगीता। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एंड आपने आपका नाम भी लिखा था कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको भी पर्सनली थैंक यू बोल सकूं। तो चलो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई लव यू ऑल।